डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं जूझ चैप्टर, और इसके जो लेखक हैं वे हैं आनंद रतन यादव। पहले में भी मैं बता चुकी हूँ उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। आनंद रतन यादव का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी, संस्कृत और साहित्य में स्नातकोत्तर अर्थात कि एमए की डिग्री प्राप्त की है, और बहुत समय तक ये पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में भी कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मक विधाओं पर ज़्यादातर लेखन किया है। इनकी जो नटरंग में पुस्तक है वह बहुत ज़्यादा चर्चित भी रही है, और जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको पाठ बताती हूँ। जूझ एक लेखक के जीवन की संघर्ष की कहानी है कि जैसा कि पुराने समय में होता था, ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं थे। ठीक है, शिक्षित ना होने के कारण बहुत सारे लोग अनपढ़ रह जाते थे और खेती या बहुत सारा ऐसे काम करने लगते थे। वही लेखक के साथ भी हुआ। देखो, उसमें लेखक के पिता ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि लेखक पढ़ना चाहता था, तो उसे उन्होंने पढ़ाने के लिए मना कर दिया, बल्कि खेती के काम में लगा दिया। उसका पाठशाला जाना बंद हो गया। लेकिन एक दिन शॉर्ट में बताऊंगी, उसने अपनी माता से बात की। देखो, जैसे कि दिखाया भी गया है इसमें कि उसकी माँ धूप में कंडे थाप रही थी, तभी वह पानी लेकर आ रहा था बार बार। तो उसने अपनी माता से बात की कि मुझे पढ़ने की इच्छा है। अब माँ भी ये समझती थी कि बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन वो उसे पढ़ा नहीं, उसके बस में नहीं था। तो ये सब वो मन में सोच कर ही रह जाती थी। ये सारी बातें लेखक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मेरे विषय में बात करो। किससे जाकर, किसको बताया था मैंने? आप लोग को कल भी अगर वीडियो देखी है तो पता होगा। ठीक है, किसके पास जाती है? उनकी माता। बात करने के लिए लेखक उन्हें जो सजेशन देता है, सलाह देता है, कहता है कि आप मेरे पढ़ने के लिए किससे बात करने जाओ? जो देसाई साहब हैं उनके पास जाओ और उनसे मेरे पढ़ाई के विषय में बात करो। क्या नाम था उनका पूरा? ठीक है, मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, राव साहब के पास जाने का माँ पहले तो मन में हिचकिचाती है, लेकिन फिर जाकर वहाँ जाने का मन बना लेती है और उनसे पढ़ने के लिए कहती है कि साईं साहब से वो जो दत्ताजी राव देसाई पूरा नाम, ठीक है, दत्ताजी राव देसाई के यहाँ जाती हैं और उनसे पढ़ाई के विषय में बताती हैं कि इस तरह से ये पढ़ना चाहता है, और इसके जो पिता हैं ये उसे खेती का काम करवाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाने देते हैं। जब वो सारी बातें देसाई साहब को बता देते हैं, तो उसके उपरांत देसाई साहब उनके पिता को बुलाते हैं और उनकी माता से कह देते हैं कि तुम जाओ, और कुछ देर बाद लेखक से भी कह देते हैं कि तुम भी आ जाना जब मेरे पास पिता है। और वे आकर पूछते हैं कि तुमने पढ़ाई शुरू नहीं की, ऐसे कुछ बातें करते हैं। तो उसी में फिर लेखक बता देता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर उनसे वे कारण पूछते हैं, तो फिर वे उसके पिता को अच्छे से डांट लगाते हुए बताते हैं कि क्यों आपने उसका पढ़ना बंद करवा दिया है, जाकर उसे पढ़ाई करवाओ। ये मैंने आपको उसका कल का शॉर्ट रूप बताया। ठीक है, छोटा रूप। अब उसमें जब लेखक
को पढ़ने के लिए जो तैयार हो जाते हैं उसके फादर, तो जा कर के जो लेखक है उसके पिता उसे डांटते हैं और डांटने के बाद बताते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हें पढ़ना जाना है तो उनके सामने वे फिर बहुत सारी शर्तें रख देते हैं। ठीक है, शर्त कौन सी है? शर्त है कि एक तो तुम खेत पे अब जाओगे, जब खेत का काम होगा तो छुट्टी लोगे, गैर हाजिर रहोगे स्कूल से, और जो ढोर मतलब जो गाय भैंस थी उनको चराने के लिए अवश्य जाना है। तो ये सारी बातें उनके पिताजी उनसे बनवा देते हैं। अब उसमें जैसा कि ये देख रहे हैं आप, दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया था और मुझसे कहा कि सवेरे तू पाठशाला चला जाए, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे और मास्टर जी के पास उसे पढ़ाई करने के लिए भेज दो, अर्थात की पाठशाला उसे भेज दिया जाए। अब वहाँ तो उनके जो दादा हैं वो सब जो सारी बातें उन्हें सुनकर आ जाती हैं, लेकिन फिर सारा क्रोध सारा गुस्सा जो उस बच्चे पर निकलता है और वे उन्हें सारी जो शर्तें मैंने बताई हैं उन शर्तों को मंजूर करने के लिए आदेश देते हैं कि मेरी ये सारी शर्तें तुम्हें माननी होंगी। फिर लेखक जैसे ही स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, और स्कूल में पढ़ने के लिए जब वह जाता है तो जब भी हम कोई क्लास में हमने भी देखा होगा कि नया बच्चा एंट्री लेता है, तो हमारे नए बच्चे की एंट्री करने के लिए बहुत सारे बच्चे जो पुराने बच्चे होते हैं वे किसी न किसी तरह का उसके लिए उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उसे किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं। वही लेखक भी बता रहा है कि लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे, जो पुराने बच्चे थे वे नहीं थे, सब नए बच्चे थे। वह एक अपरिचित था, एक बेंच पे किसी कोने में जाकर वह बैठ जाता है। सब पुरानी किताबें उन्होंने बैग में रखी थी, उसके पास कोई नई किताबें नहीं, क्योंकि वो कक्षा 5 में फेल हुआ था, इसलिए उसके पास पुरानी किताबें थी। कक्षा के जो शरारती बच्चे थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब जब उसके पास जो गमछा था गले में, जो गले में डाला हुआ था लेखक गमछा, ठीक है, तो गमछे को लेकर जो शरारती बच्चे थे उसे छीन कर चले जाते हैं और मास्टर जी की मेज़ पर रख देते हैं। अब मास्टर जी की मेज़ पर रखने से जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं और मास्टर जी की नकल उतारने लगते हैं, तभी वहाँ पर मास्टर जी उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन वह शरारती बच्चा था, फटाक से चुपके से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी मास्टर जी कहते हैं कि ये गमछा किसका है? पूछते हैं कि ये गमछा किसका है? अब गमछा लेखक का था, क्योंकि लेखक नया था, तो वह धीमे से स्वर में बोला कि ये मेरा है। तो मेज़ पर रखा गमछा, तो मास्टर जी ने पूछा किसका है? उसने धीरे से कहा कि यह मेरा गमछा है, और लेखक ने यह कहकर सब कुछ बता दिया। अब जैसे ही बीच में छुट्टी हुई, अर्थात कि जो आप इंटरवल कहते हैं, जो हुई, उसमें तुरंत उन लड़कों ने उसे फिर परेशान करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, किसको? लेखक। क्यों? क्योंकि वह जो कपड़े पहना हुआ था लेखक, वह धोती पहने हुए था, तो उसने जो सारे बच्चों ने मिलकर उसकी धोती को खींचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन लेखक जो है कैसे बैठ गया? अपने आप को दीवार से सटाकर बैठ गया और वह शाम तक वहाँ से नहीं उठा। उसने अपने आप को वहीं किसी न किसी तरह से संभाले रखा। अब जैसे ही वहाँ मास्टर जी आए, कहने लगे, जो मंत्री नामक मास्टर जी थे, एक छड़ी का उपयोग तो वो कभी नहीं करते थे, वे लड़के की पीठ पर हमेशा घूंसा मारते थे। ठीक है, जैसे शरारती लड़के भी उनसे बहुत डरते थे, जो शैतानी वाले बच्चे थे वे भी उनसे बहुत डरते थे। और वे गणित पढ़ाते थे। वहीं पर एक बच्चा था, बसंत पाटिल नाम का, जो कि शरीर से बहुत कमज़ोर था
और लेकिन पढ़ने में बहुत ही होशियार। ठीक है। अब लेकिन वह शांत स्वभाव बच्चा था, वह पढ़ने में बहुत होशियार था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। ठीक है। बच्चे को दोनों में दोस्ती हो गई, लेखक में और उस बच्चे में। किसमें? जो बसंत पाटिल नाम का बच्चा था, उसमें दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को हमेशा आनंदा कहते थे, आनंदा कहने लगे। जब उनका पाठशाला में मन लगने लगा तो सोंदेल गे का मास्टर जी मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाती थी, अर्थात कि उनके सुर इतने अच्छे थे कि वे उसी में ही कहीं ना कहीं खो जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत ही अच्छी पढ़ाती थी। कौन? कवि। वो कविता जो उनके टीचर थे। लेकिन जब वे पढ़ाते तो इतना रस आ जाता उन कविताओं में कि कोई भी व्यक्ति उन्हें बड़े आराम से सुनता और उसमें वह भी खो जाता था। जैसे कि कविता हमेशा अपने आप याद हो जाया करती थी। और वे मराठी और अंग्रेजी की भी अनेक कविताएं पढ़ाते थे। हमेशा जो वे पढ़ाते वो हमेशा याद हो जाया करता था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। मतलब उसके साथ इसी तरह से भावबोध अर्थात एक्टिविटी उसी तरह से करते थे। तो जल्दी से वो बहुत आराम से बच्चे को समझ में भी आ जाती थी और याद भी हो जाती थी। वे स्वयं भी कविता करते थे और लेखक भी उनसे भी प्रभावित हो चुका था। किससे? जो सर पढ़ाते थे या मास्टर जी उन्हें पढ़ाते थे, उनसे वे बहुत अधिक प्रभावित हो चुका था। अब खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय मास्टर जी के ही अनुसार वह कविता गाता। अब लेखक को, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि उसे ये सारे काम अवश्य करने हैं, जैसे ही वह ये सब करने के लिए जाता, ढोर चराने और काम करने के लिए जाता, तो उसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि कविताएं, बहुत सारी कविताएं याद थी और वह उन्हें हमेशा खड़े होकर गाने लगता या अभिनय करते हुए गाता रहता। तो उस समय उसे ऐसा अनुभव हुआ कि कविताएं भी इस तरह से पढ़ी जा सकती, उससे पहले उसे नहीं मालूम था। लेकिन जब वो जो कवि है, जब उसने यह देखा कि मैं काम तो तब भी करता था, ये ढोर चराने का या पानी भरने का जो मैं काम करता था, यह तब भी करता था, लेकिन तब ये मुझे काम बहुत ही अटपटा और बोझ जैसा लगता था। लेकिन आज मुझे वही काम इतनी शक्ति देता है, इतना कि मुझे अनुभव ही नहीं होता कब वह मेरा 1 घंटा या 2 घंटे मेरे वहाँ व्यतीत हो गए हैं। क्योंकि लेखक उस समय किसमें लगा रहता था? हमेशा अपनी कविताएं पढ़ने में और गाने में लगा रहता था। उसे अकेलापन नहीं खटकता था। जब वह सब काम समाप्त करके आता तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। एकांत के कारण जो ऊंचे ऊंचे स्वर में कविता गाकर सुनाता था, उनके साथ साथ नृत्य भी कर लेता था। अपने कविता गाने की जो अपनी पद्धति विकसित की उसने, वह अभिनय के साथ, अभिनय मतलब जो हम साथ साथ उसका एक्टिविटी करते हैं उसी तरह से, जैसे गाने के साथ डांस करना, इस तरह की गाने लगा तथा उसके चेहरे पर कविता के भाव भी आने लगे थे। मास्टर जी को भी लेखक का गायन बहुत अच्छा लगने लगा। उसे 6ठी 7वीं के बालकों के सामने ले जाकर बताया और दिखाया कि देखिएगा यह विद्यार्थी किस तरह से अपना सारा काम निपटाता है। और पाठशाला के जो समारोह होता उसमें भी मास्टर जी स्वयं उसके लिए कविता रचते थे और उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे, जो उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण से कवि उसे आदमी लगने लगे थे, अर्थात कि कवि जो है बहुत अच्छी कविताएं गाने लगा था। तो मास्टर जी का एक प्रिय सदस्य, जैसे कि कहते हैं आप लोग, ऐसे बन गया था। इस सोंदेलगेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी
उसकी तरह ही हाड़ व क्रोध, लोभ और मनुष्य के हित बाकी है। मतलब कि कवि को जो लेखक है उसने देखा कि जो मेरे मास्टर जी हैं, जिस तरह से वे भी तो इसी हाड़ मांस के बने हुए हैं जैसे मैं हूँ, जब वे गा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं गा सकता, या वे कविता कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है, इसी तरह से वो गा भी सकता है। ठीक है। और मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर जो लेखक है उसने कविता लिख डाली। मालती की बेल पर जो लेखक के जो मास्टर जी थे उनके दरवाजे पर लटकी हुई थी, उसी के दृश्य को देखा और उसके मन में भाव जागे और उसने एक कविता लिख डाली। लेखक ने मालती लता की कविताओं को देखा और उससे कहने लगा कि आपने अपने आसपास गांव खेतों पर भी कविता बना सकते हैं। मतलब जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ की उस प्रकृति के दृश्य को देखकर यदि हम हर कोई कवि हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कवि छुपा होता है बेटा, अगर हम कोई भी अपने आप में देखते हैं तो हमें वह प्रकृति में सारा दृश्य दिखाई देने लगता है। ठीक है। जब हम कहते हैं ना, जैसे सोया हुआ कोई व्यक्ति अगर वो जग जाए, उसे कोई जगाने वाला सिर्फ उसका एक गुरु ही होता है, क्योंकि वही उसकी जो पहचान कर पाता है कि ये सोना है या किस तरह से उसे हमें और ढाल कर असली सोने के रूप में ढाल सकते हैं। इसी तरह से कवि को मास्टर जी ने भी लेखक के अंदर छुपा हुआ एक कवि देखा और उन्होंने कहा कि तुम अपने आसपास खेतों गाँवों में के ऊपर भी एक कविता बना सकते हो। अब लेखक भैंस चराते हुए, फसलों को देखते हुए, जंगल में जो फूल पौधे थे उन पर भी तुकबंदी करने लगा। जब तुकबंदी आने लगती है हमें तो हम उसमें अपनी पोयम भी बना लेंगे। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखा देता। अर्थात कि जब उसके पास जंगल में कुछ नहीं होता, कविता लिखने के लिए उसके पास कागज़ या पेंसिल भी नहीं होती थी, तो वह पत्थर पर लिख देता या भैंस की पीठ पर लिख देता था। जैसा कि आपने चित्र पर भी पहले भी देखा होगा, उसमें शिला पत्थर की एक शिला उठाता और उस शिला पर अपने शब्दों को लिख देता, फिर उन्हें कंठस्थ करता। अर्थात कि कंठस्थ मतलब मुजबानी, उसे गाकर देखता, जब उसे वे याद हो जाती तो उसे उस वहाँ से पहुँच देता। भैंस की पीठ पर लिखना, पत्थर पर लिखना, मतलब एक अभाव में अपनी ज़िंदगी को सही दिशा देना। ठीक है। तो ये जीवन में संघर्ष जब तक नहीं होते, जब तक हम कोई भी चीज़ अपनी नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में संघर्ष करना आवश्यक है। संघर्ष मतलब ऐसा नहीं कि हमें अगर कुछ पाना है तो उसके लिए हमें कुछ करके दिखाना होगा। और वह अपनी कविता मास्टर जी को जब दिखाता तो कभी कभी रात को भी मास्टर जी के घर जाकर अपनी कविता दिखाने लगा। जब रोज शाम को आता इस काम को निपटा कर, तो अपने सारे कविताएं जितनी भी दिन भर में लिखता सारी कवि के पास ले आता, उस लेखक सॉरी और उसके मास्टर जी के पास ले आता और उन्हें अपनी कविताओं को उनसे चेक कराता या दिखाता। फिर जो मास्टर जी थे वे कविता के शास्त्र के बारे में उसे समझाते, जो उसकी कमियाँ थी उसे बताते, उसमें उन्हें जैसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय और सबका ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तक व कविता संग्रह भी देते थे। फिर वे उसे तरह तरह के कविताएं या पुस्तक संग्रह देने लगे कि इन्हें पढ़कर तुम सही नज़रिए से उन्हें देखो, पढ़ो और सही रूप में अपनी कविताओं का निर्माण करो। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढंग सिखाए, अर्थात कि अनेक रूप सिखाए किस तरह से अच्छी कविता लिखी जा सकती है। इस प्रकार लेखक को मास्टर जी की निकटता मिलती है और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। जब लेखक को जो मास्टर जी थे उनका साथ मिलने लगा तो उसका जो है मराठी रूप भी सुधरने लगा। जो कविताओं में मराठी भाषा में वो कविताएं बोलने लगा था, लिखने लगा था, उसका भी रूप उसका सुधरने लगा और वह शब्दों को महत्व में आने लगा, उसे शब्दों का महत्व आने लगा। अर्थात कि जब पहले वो कविताएं लिखता था तो बिना शब्दों को समझे लिखता था, लेकिन अंत तक उसे मास्टर जी के साथ रह रहकर, अर्थात कि उसने अपनी कविताओं को
एक सुदृढ़ और सही दिशा देनी प्रारंभ कर दी, अर्थात कि वह शब्दों का व्यक्ति यह समझने लगा कि हमें इन शब्दों का कहाँ उपयोग करना है। थैंक यू बेटा।